हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देवी और देवताओं के बारे में। हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसी इंडियन हॉरर फैंटेसी मूवी जो 2018 में रिलीज हुई थी और इसका बजट सिर्फ 5 करोड़ था, लेकिन अपने देखने वालों के दिल मोह लिए थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तुम्बाड़ फिल्म की। ये मूवी अपनी यूनिक स्टोरी लाइन, डीप माइथोलॉजी और विजुअली स्टनिंग सीन्स के लिए काफी फेमस है। तुम्बाड़ एक ऐसी कहानी है जो लालच, कर्स और सुपरनेचुरल एलिमेंट से भरी हुई है, जो आपको एंड तक सीट से हिलने नहीं देगी। और इस मूवी में आपको मिलेगा सस्पेंस, थ्रिल और हॉरर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फिल्म के शुरू में हमें वॉइस ओवर में एक कहानी बताई जाती है। हमें एक देवी के बारे में बताया जाता है जो एंडलेस अनाज और खजाने का सिंबल है, और ये पृथ्वी उनकी कोख है। इस देवी ने अपनी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया, लेकिन देवी को सबसे ज्यादा प्यार अपनी पहली संतान हस्तर से था। हस्तर अपनी देवी का सारा सोना और अनाज लेना चाहता था। उसने अपनी मर्जी से सोना तो उठा लिया, लेकिन जब उसने अनाज की तरफ हाथ बढ़ाया तो बाकी सारे देवी देवताओं ने हस्तर पे हमला कर दिया। इस हमले से हस्तर तिनकों में बिखर गया, लेकिन उसके मरने से पहले उसे देवी ने बचा लिया। लेकिन उसे बचाने के लिए एक शर्त रखी गई, और वो शर्त ये थी कि उसे आज के बाद कोई भी इंसान नहीं पूजेगा। कई हजार साल बीत गए और हस्तर देवी की कोख में सोया रहा, लेकिन तुम्बाड़ गांव वालों के पूर्वजों ने हस्तर का मंदिर बना दिया। तब से ही तुम्बाड़ गांव के ऊपर बाकी देवी देवताओं का क्रोध बारिश बनकर बरस रहा है, और हस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान है। यहाँ इस कहानी का इंट्रो खत्म होता है और अब होती है प्रॉपर फिल्म की शुरुआत। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म 3 टाइमलाइंस में बटी हुई है, और पहली टाइमलाइन शुरू होती है 1918 में। सीन शिफ्ट होता है और हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें 2 बच्चे और एक उनकी माँ होती है। उन 2 बच्चों में से छोटे बेटे का नाम सदाशिव और बड़े बेटे का नाम विनायक होता है, और उनकी माँ एक सरकार नामी इंसान के वाड़े में काम करती थी। सरकार एक जमींदार टाइप इंसान था जो बहुत ही बूढ़ा था। विनायक की माँ सरकार के वाड़े में एक सोने की मुद्रा की लालच में काम कर रही थी। अगले सीन में हम एक भयानक चीज देखते हैं कि विनायक के घर में उसकी दादी बंधी हुई थी, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कई 100 साल से जिंदा थी। फिल्म आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि उस सरकार नामी इंसान की मौत हो गई है। उसके मरने की वजह से विनायक की माँ तुम्बाड़ गांव छोड़कर अगले दिन पुणे जाने का सोचती है, लेकिन उसके बड़े बेटे विनायक का कहना था कि सरकार के मरने के बाद वाड़ा उनका हुआ और वो उस वाड़े के अंदर का खजाना ढूंढेंगे। इसके जवाब में विनायक की माँ कहती है कि सरकार पूरी जिंदगी वो खजाना ढूंढता रहा, लेकिन वो खजाना उसे आज तक नहीं मिला, और इसका मतलब है कि वहाँ कोई खजाना नहीं है। इस बात पे विनायक कहता है कि खजाना सच में है, और इसके बारे में उस बुढ़िया यानी विनायक की दादी उससे जरूर पता होगा। यहाँ हमें पता चलता है कि जो असल में जो औरत जंजीरों में बंधी हुई थी, ये उस सरकार नामी इंसान की लक्कड़ नानी थी, जो खुद 100 साल से ज्यादा का था। यानी ये औरत सच में कई 100 सालों से जिंदा थी, और ऐसा क्यों है ये वीडियो में आगे पता चलेगा। उसी दिन हम विनायक के छोटे भाई सदाशिव को देखते हैं, जो एक दरख्त की टहनी से गिर जाता है, जिसकी वजह से उससे बहुत गहरी चोट आ गई थी। विनायक की माँ सदाशिव को करीब के वेद के पास ले जाने का सोचती है, और वो विनायक को अपनी दादी को खाना देने का कहती है। वो बोलती है कि अगर उसकी दादी कुछ गड़बड़ करे तो विनायक उससे सो जाओ वरना हस्तर आ जाएगा, ये बोलकर सुला सकता है। अब जब विनायक घर में अकेला होता है तो उसे कुछ गुनगुनाने की आवाज आती है, और वो आवाज उसकी दादी के कमरे से आ रही थी। विनायक कुछ सोचकर उसका दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर डर कर वापस जाने लगता है, और तभी उसकी दादी उसे खजाने के बारे में बात करके अपने पास लूर करती है। विनायक खजाने की बात सुनकर दरवाज़ा खोल देता है, और वो ये बात भूल चुका था कि उसे दादी को सुलाने के लिए क्या कहना है। तभी हम देखते हैं कि उसकी दादी विनायक के पैर में जंजीर डालकर उसे अपने कमरे में खींचने लगती है।
और अब पहली बार उस दादी की हालत दिखाई जाती है जो बहुत ही भयानक लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके ऊपर कोई श्राप हो या वो कोई इंसान ही ना हो और वो विनायक को ही खा जाने वाली बात कर रही होती है। वो विनायक को मारने ही वाली होती है, लेकिन ऐन वक्त पर उसे वो मंत्र याद आ जाता है और वो चिल्ला कर कहता है, सो जा दादी वरना हस्तर आ जाएगा। ये सुनते ही उसकी दादी खर्राटे लेकर सो जाती है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि विनायक का भाई सदाशिव चोट लगने की वजह से मर चुका था और इस बात से उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा सदमे में थी। विनायक और उसकी माँ सदाशिव के जिस्म को आग देकर पुणे जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर भी विनायक खजाना ढूंढने की बात कर रहा होता है, जिससे उसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और वो विनायक से वादा लेती है कि वो दोबारा इस गांव यानी तुम्बाड़ में कभी नहीं आएगा। और यहीं पे चैप्टर 1 ख़त्म हो जाता है। अब पहले चैप्टर में हम देखने वालों को कुछ चीज़ें समझ आ जाती हैं। एक ये कि तुम्बाड़ गांव में हमेशा से ही बारिश होती रहती है और विनायक का पूरा ख़ानदान बहुत ही लालची था। विनायक की माँ सोने की मुद्रा के लिए सरकार को सेक्सुअल प्लेजर देती थी, लेकिन जब उसका अपना बेटा सदाशिव मारा जाता है तब उसकी आंखें खुलती हैं और वो गांव छोड़ने का फैसला करती है। विनायक खुद अपनी माँ से भी ज़्यादा लालची था क्योंकि वो अभी तक उस खजाने को ढूंढना चाहता था। अब हमें 1918 से 15 साल आगे दिखाया जाता है और शुरू होता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 के शुरू में हम विनायक को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका है और वो एक दफ़ा फिर ख़जाने की तलाश में तुम्बाड़ गांव वापस आ गया था क्योंकि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। और जब उसकी माँ ही नहीं रही तो विनायक सोचता है कि उसका वादा भी नहीं रहा। वो सीधा अपने पुराने घर जाता है जहाँ उसे सिर्फ पेड़ और उसकी टहनियाँ नज़र आ रही थी और उन्हीं टहनियों के बीच में उसे एक धड़कता हुआ इंसानी दिल नज़र आता है। जी हाँ, ये उसकी दादी का ही दिल था जो अभी तक जिंदा थी। उनके पेट से एक बहुत बड़ा दरख्त निकल चुका था और विनायक उसके पास बैठ के एक दफ़ा फिर ख़जाने के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो उसे कहती है कि तुम बहुत लालची हो और वो उसे नहीं बताती। लेकिन विनायक उसे बार बार यह कहकर मना रहा था कि अगर उसने ख़जाना हासिल नहीं किया तो कोई और कर लेगा। तब उसकी दादी उसे कहती है कि तुम ख़जाना ढूंढने मत जाओ वहाँ। आगे वो बताती है कि इस श्राप का आखिरी शिकार मैं थी और तुम इसको दोबारा शुरू मत करो। तब विनायक उसे कहता है कि वो आधा ख़जाना उसे देगा यानी दादी को देगा और दादी उसे कहती है उसे ख़जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर विनायक उसे कुछ दे सकता है तो उसे जलाकर इस श्राप से मुक्ति दे दे। और इन्हीं बातों के बीच में दादी उसे ख़जाने का राज बता देती है, लेकिन उसे बहुत रोकती है कि मत जाना वहाँ वरना उससे भी श्राप लग जाएगा। आगे हम फिल्म में देखते हैं कि विनायक अपनी दादी को जलाकर उस वाड़े में ख़जाना ढूंढने चला जाता है। वो कई दिन उस ख़जाने को ढूंढने की कोशिश करता है और शायद उसे वो रास्ता या वो ख़जाने का राज पता चल गया था। वो ख़जाने का रास्ता ढूंढने के बाद वापस पुणे अपने घर चला आता है और हम देखते हैं कि काफ़ी दिन गांव में रहने की वजह से उसके बाल और दाढ़ी बड़ी हो गई थी। घर वापस आने के बाद वो अपनी पुरानी हालत में आ जाता है और वो तैयार होकर सीधा अपने मुनीम के पास जाता है जहां विनायक अपना कर्ज उतारने की बात करता है। विनायक का सारा कर्ज 36 रुपये था, जहां वो मुनीम को एक सोने की मुद्रा देता है जिसका बाजार में मूल्य 100 रुपये था। विनायक कर्ज उतार कर बाकी पैसे लेता है और वो मुनीम को और 3 सोने की मुद्रा बेचने की बात करता है। ये बात सुनकर मुनीम डर जाता है और वो विनायक से पूछता है कि वो किसी का खून करके तो नहीं आया। इसके जवाब में विनायक उसे कहता है कि ये उसका ख़ानदानी ख़जाना है। इसके बाद हम विनायक को बार बार तुम्बाड़ आते जाते देखते हैं जहाँ से वो बार बार सोने की मुद्रा लाया करता, जिससे वो हर दिन अमीर होता जा रहा था। उसने अपने लिए एक मोटरसाइकिल खरीद लिया था और वो अपने मुनीम को कर्जा देने लग गया था, यानी वो कुछ ही महीनों में इतना अमीर हो चुका था। दूसरी तरफ फिल्म में दिखाया जाता है कि मुनीम की जान पहचान एक अंग्रेज़ ऑफिसर से थी जिसका 1 महीने में ट्रांसफ़र होने वाला था। जाने से पहले वो मुनीम को कुछ ज़मीन बेचने की बात करता है और मुनीम को वो ज़मीन खरीदने के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी। पैसे पाने के लिए मुनीम विनायक को इस सोने के काम में पार्टनर बनाने की बात करता है, लेकिन विनायक को इसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मुनीम को कहीं से पता चल जाता है कि विनायक वो सोने की मुद्रा तुम्बाड़ गांव से लेकर आता है और ये पता चलने के बाद वो खुद तुम्बाड़ गांव से सोना ढूंढकर लाने का सोचता है। विनायक को पुणे में ही रोकने के लिए मुनीम उसे एक विधवा औरत 50 रुपये में बेच देता है
ताकि विनायक उसके साथ बिजी रहे और वो जाकर खुद उस वाड़े में खजाना ढूंढ सके। और ऐसा ही होता है, विनायक उस औरत के साथ बिजी हो जाता है, लेकिन वो औरत विनायक से 100 रुपये लेकर विनायक को मुनीम के बारे में बता देती है कि वो तुम्बाड़ खजाना ढूंढने गया है। ये बात सुनकर विनायक उसी वक्त तुम्बाड़ गांव चला जाता है जहां उसे मुनीम दिखता है। विनायक जानबूझकर वाड़े के उस कुएं में जाता है जहां खजाने का राज था और कुछ ही देर में सोने की मुद्रा लेकर वापस आ जाता है। यहाँ नोट करने वाली बात यह थी कि वो कुएं के अंदर जाते वक्त एक छोटा टिफ़िन बॉक्स लेकर गया था, लेकिन वापस आते वक्त वो बॉक्स उसके पास नहीं था। विनायक के कुएं से दूर जाते ही मुनीम भी उस कुएं के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद उसे एक बड़ा सा दरवाज़ा दिखता है, जिस दरवाजे के ऊपर पूर्ति की देवी की कुछ चित्र थे। मुनीम वो दरवाज़ा खोलकर और भी अंदर जाता है और यहाँ हमें ऐसा लग रहा था जैसे ये उस देवी का पेट हो, क्योंकि अंदर सब कुछ रेड था और थोड़ा बहुत हिल भी रहा था। ये ऐसा लग रहा था मानो किसी के जिस्म का अंदरूनी हिस्सा हो जो सांस ले रहा है। मुनीम अंदर डर के इधर उधर देखने लगता है और उसे वहाँ टिफ़िन बॉक्स नज़र आता है, जिसका ढक्कन उठाने के बाद उसे उस बॉक्स में एक आटे की बनी हुई डोल नज़र आती है। टिफ़िन खोलते ही हम एक अजीब सी चीज़ को इधर उधर तेज़ी से चलते देखते हैं और वो अजीब सी चीज़ मुनीम को उठा के ले जाती है। इसके बाद हम विनायक को वापस उसी जगह आते देखते हैं जो एक आटे की बनी हुई डोल लेकर आया था। विनायक वो टिफ़िन खोलकर जोर से हस्तर को पुकारता है और हम पहली बार हस्तर देव को देखते हैं जो अब एक डीमन बन चुका था। अब शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ हो क्या रहा है, तो परेशान मत हो, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि विनायक वो सोने की मुद्रा कैसे लाता था। तो दोस्तों, असल में हस्तर को श्राप था और वो इस श्राप की वजह से अनाज को छू भी नहीं सकता था। विनायक देवी के पेट में जाकर सबसे पहले आटे से एक दायरा बनाता था ताकि हस्तर इस दायरे के अंदर ना आ सके, और फिर वो हस्तर को बुलाकर आटे की गुड़िया खाने को देता था। अब हस्तर इस आटे की डोल को इसलिए खा पाता था क्योंकि वो खुद से लेना या चुराना नहीं चाहता था, बल्कि वो अनाज उसे एक इंसान की तरफ से ऑफ़र किया जाता था। जब तक हस्तर उस आटे की बनी डोल को खाता, विनायक दौड़कर उसकी कमर पर बंधी हुई एक पोटली को खोल देता, जिससे बहुत सारी सोने की मुद्रा गिर जाती थी। विनायक उन सोने के सिक्कों को जल्दी से उठाकर वहाँ से रस्सी से लटक कर भाग जाता था, क्योंकि अगर हस्तर ने वो आटे की डोल खाकर ख़त्म कर दिया तो वो विनायक के पीछे आएगा और उसे छू लेगा, और अगर हस्तर ने किसी इंसान को छू लिया तो उससे भी सेम श्राप लग जाएगा और वो भी अमर बन जाएगा, लेकिन वो कुछ अजीब सा बन जाएगा और उसे हर वक्त भूख लगती रहेगी। इसी वजह से विनायक की दादी इतने सालों से जिंदा थी। उसके जिस्म से पेड़ और टहनियाँ निकल आई थी, लेकिन फिर भी वो मरी नहीं थी, क्योंकि विनायक से पहले वही हस्तर से खजाना चुराती थी। लेकिन एक दिन हस्तर ने उसे टच कर दिया और उसे वो श्राप लग गया। लेकिन अभी हस्तर ने मुनीम को देवी के पेट में ही छू लिया था, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए यहीं फंस चुका था, और विनायक यहाँ से भागने से पहले मुनीम के जिस्म को आग लगा देता है ताकि उसे इस श्राप से मुक्ति मिल सके। हस्तर वो आटे की डोल खाकर दोबारा विनायक के पीछे भागता है, लेकिन विनायक वक्त रहते ही देवी के पेट से भागकर उसका दरवाज़ा बंद कर देता है और वो हमेशा की तरह बच जाता है। और इसी डिटेल के साथ यहाँ चैप्टर 2 ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 3 स्टार्ट होता है और हमें 14 साल आगे दिखाया जाता है, जहां अब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से आज़ाद हो चुका है और विनायक अब अच्छा खासा दौलतमंद इंसान बन चुका है। विनायक के 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बेटियां और 1 बेटा होता है, लेकिन विनायक का बेटा एक पेट से अपाहिज है और विनायक की भी अब काफ़ी उम्र हो चुकी है और वो उतना फुर्तीला नहीं रहा, जिस वजह से वो कुएं से ख़जाना नहीं निकाल पा रहा था। वो अपने बेटे को रस्सी चढ़ने की ट्रेनिंग घर पे ही दे रहा था, लेकिन उसका एक पैर अपाहिज होने की वजह से वो इतना ज़्यादा फुर्तीला नहीं था। फिर भी वो अपने बेटे को उस वाड़े ले जाकर असल जगह दिखाने का फैसला करता है कि ये सब वो कैसे करता था।
विनायक अपने बेटे को आटे की डोल बनाना सिखाता है। उसे बताता है कि इस डोल में पत्थर रखना ज़रूरी है क्योंकि इस वजह से हस्तर को आटे की डोल खाने में ज़्यादा वक्त लगता है और उसे भागने में ज़्यादा टाइम मिल जाता है। अब क्योंकि ये सिर्फ विनायक अपने बेटे को ट्रेनिंग देने और असल जगह दिखाने के लिए लाया था, इसलिए वो अपने बेटे को आटे की डोल बाहर ही फेंक देने को कहता है ताकि हस्तर ना आ सके और वो सिर्फ अपने बेटे को अंदर ले जाकर देवी की कोख दिखा सके। लेकिन विनायक का बेटा उस डोल को अंदर ले आया था, जिसकी वजह से वहां हस्तर आ जाता है। विनायक किसी तरह से हस्तर से अपने बेटे को बचाता है और वो ये डोल हस्तर की तरफ फेंकता है। हस्तर उस आटे की डोल को खाने लगता है और विनायक का बेटा हस्तर की पोटली खोलकर कुछ सोने की मुद्रा चुराकर यहाँ से बाहर भागने लगता है। ये दोनों बहुत ही मुश्किल से आज यहाँ से बच निकलते हैं और विनायक अपने बेटे को वो आटे की डोल अंदर ले जाने की वजह से बहुत मारता है। विनायक के हिसाब से ये बहुत रिस्की था, जो सच है, लेकिन विनायक का बेटा इस बात से बहुत खुश था कि वो हस्तर से सोने की मुद्रा चुरा कर लाया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि विनायक का बेटा विनायक से भी बड़ा लालची था। ये दोनों पुणे वापस आ जाते हैं और विनायक का बेटा अपनी पहली कमाई से बहुत खुश था। वो ये पैसे उड़ाना चाहता था और उसे इस कम उम्र में लड़कियां भी चाहिए थी। आगे हमें पता चलता है कि तुम्बाड़ का वो वाड़ा हिंदुस्तान सरकार को दान में दे दिया गया है और एक हफ्ते बाद वहाँ विनायक या कोई भी और नहीं जा सकता क्योंकि उस वाड़े को हिंदुस्तान सरकार बाहर से लॉक कर देगी। ये बात सुनकर विनायक बहुत परेशान हो गया था और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। लेकिन विनायक का बेटा ये बात सुनकर एक बहुत ही खतरनाक आइडिया देता है। वो कहता है क्यों ना हम हस्तर की उस पोटली को ही चुरा लाएं जिसमें बेहिसाब सोने की मुद्राएं थी। पोटली चुराने के लिए ज़्यादा वक्त दरकार होगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा आटे की डोल बनाकर अंदर ले जाएंगे। हस्तर एक खाएगा तो वो दूसरी फेंकेंगे, जिस वजह से उन्हें ज़्यादा वक्त मिल जाएगा और वो पोटली चुरा लेंगे। विनायक ने इस तरह कभी नहीं सोचा था और उससे ये आइडिया बहुत पसंद आता है। बस इसके बाद जल्दी से तैयारी करके दोनों बाप बेटा सीधा तुम्बाड़ गांव चले जाते हैं और इस बार वो बहुत ज़्यादा आटे की डोल बनाकर अंदर ले जाते हैं। और अब दोस्तों यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। अब हम सिर्फ एक हस्तर को नहीं बल्कि कई सारे हस्तर आते देखते हैं। मतलब ये कि जितनी आटे की गुड़िया उतने ही ज़्यादा हस्तर। इन दोनों का प्लान मुकम्मल फ्लॉप हो चुका था और ये दोनों अब यहाँ बहुत बुरी तरह फंस चुके थे। यहाँ होता ये है कि जैसे ही ये एक डोल फेंकते थे तो सारे हस्तर उस एक ही डोल को जल्दी से खा जाते थे, जिस वजह से वो 1-2 सेकंड में ही ख़त्म हो जाती थी। विनायक समझ गया था कि उन दोनों का यहाँ से बच के निकलना नामुमकिन है, इसलिए विनायक वो सारी आटे की डोल्स अपने जिस्म पर बांध कर वहाँ से बाहर निकलने लगता है ताकि उसका बेटा बच सके। बाहर दरवाजे पे भी इन्होंने आटे का दायरा बनाया था और बहुत सारे हस्तर उस दायरे को पार करते ही तिनकों में बिखर जाते हैं। विनायक का बेटा रोते हुए वहाँ से बाहर निकलता है और वो देखता है कि उसके पिता को भी वो श्राप लग चुका था और वो अजीब सा बन गया था और वो भी अमर बन चुका था। लेकिन दोस्तों विनायक हस्तर की वो पोटली चुराने में कामयाब हो गया था और वो चिल्लाते हुए अपने बेटे को वो पोटली लेने को कहता है। लेकिन विनायक का बेटा समझ चुका था कि लालच बहुत बुरी बला है और इसी लालच के चक्कर में उसने अपने पिता को भी खो दिया, जिस वजह से वो पोटली लेने से इनकार करता है और वो विनायक को आग से जलाकर इस शराब से मुक्ति दिला देता है और यहीं पे फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।